बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। इतवार का दिन है आज और बड़े सवालात लोगों के आए हुए हैं। जल्दी-जल्दी मैं करूँगा क्योंकि मुझे भागना है एक जगह पे और बड़ा इम्पोर्टेंट, बल्कि मैं लेट हो गया हूँ। और लाहौर से हमज़ा हैं। कहते हैं जी, ईरान में गुज़िश्ता साल 1500 अफराद को सज़ाए मौत दी गई। फिर दीगर कवानीन भी काफ़ी सख्त हैं। तो एक तरफ मुआशी बदहाली है, दूसरी जानिब रियासती जबर। क्या अब वक़्त नहीं आ गया कि ईरान भी सऊदी अरेबिया की तरह इस्लाहात का नफ़ाज़ करे और ईरानी अवाम को कुछ तो रिलीफ़ मिले? देखिए, ईरानी अवाम तो बेचारी रिलीफ़ किसी भी सूरत उनको नहीं मिल रहा, ना अंदर से ना बाहर से। वो तो हर तरफ से मुश्किलों का ही शिकार है और आज से नहीं, अब तो तीसरी जनरेशन हो गई है उनकी। 46 साल पहले एक रिवॉल्यूशन आया था आयतुल्लाह ख़ुमैनी के ज़ेर-ए-तमाम, और अब लगता है कि दोबारा ईरान जो है एक रिवॉल्यूशन के दहाने पे खड़ा है। और हम तो सिर्फ़ उनके लिए दुआ कर सकते हैं, अल्लाह ताला उनके लिए खैरियत करे। लेकिन जो उन्होंने अपने अंदर इंडिया के साथ दोस्तियाँ की थीं और जो इंडिया के लोगों को उन्होंने अंदर पैर जमाने दिए थे, उनका ख़्याल था कि ये सिर्फ़ अक्रॉस द बॉर्डर कर रहे हैं, को पाकिस्तान में कर रहे हैं, इधर कर रहे हैं, उधर कर रहे हैं। लेकिन ऑब्वियसली वो आपको पता है इंडियन है, वो जिधर जाएँगे वहाँ गंद करेंगे, तो वहाँ पे ये हो रहे हैं मसाइल। लेकिन अब लगता ये है कि अब ज़रा देर हो गई है इन बातों की, रिलीफ़ वग़ैरह की और चीज़ों की। अब तो लोगों के पास खाने को नहीं है इस वक़्त, वहाँ पे पीने का पानी नहीं है। तो ईरान में बहुत ज़्यादा मुश्किलें चल रही हैं, अल्लाह ताला बस खैर करे। अब्दुल्ला खालिद कह रहे हैं शेखुपुरा से, आपके ख्याल में सऊदी अरेबिया और इमारात में कौन जीतेगा और क्या इमारात के पीछे इज़राइल का हाथ नहीं? अब्दुल्ला, क्या बात है? कैसी बातें कर रहे हैं? यूएई और इज़राइल इस वक़्त दुनिया में बेस्ट फ्रेंड्स हैं। पहले अमेरिका और इज़राइल है और अब फिर यूएई और इज़राइल है। और यूएई की हर सोच के पीछे इज़राइली सोच का हाथ है, इसमें अमल दखल है, कोई इसमें हैरानी की बात नहीं है। लेकिन अगर कॉन्फ्रंटेशन होती है, खुदा ना खास्ता, अगर इफ इट पुश कम्स टू शव, तो फिर सऊदी अरेबिया जो है उसका बहुत पलड़ा भारी है और सऊदी अरेबिया की बड़ी सुपीरियर फोर्सेस हैं और सऊदी अरेबिया के पास रिसोर्सेज भी और ज़्यादा हैं उनसे। तो और यूएई का साइज़ ही बड़ा छोटा है और यूएई का तो आपको पता है कि अगर एक दो वहाँ पे कुछ ऐसे हो जाएँ चीज़ें, तो उनकी तो फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट वो हवा में उड़ जाएगी बुखारों की तरह। तो कोई मुकाबला नहीं है दोनों का। तारिक मिर्ज़ा हैं बरतानिया से, कहते हैं गुज़िश्ता साल में यहूदी रियासत इसराइल ने सफ़ेद फ़ार्म ईसाई ममालिक जैसे अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी की मदद से और मुत्तहिदा अरब इमारात और दोहा कतर की बिलवास्ता हिमायत से हज़ारों मासूम और बेदाग फ़लस्तीनियों को मुसलमानों को शहीद कर दिया और उम्मीद है कि इस साल में फ़लस्तीन और भारतीय मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद का सिलसिला ख़त्म होगा। आपकी क्या राय है? तो तारिक साहब, मुझे नहीं लगता। तशद्दुद ऐसे ही नहीं ख़त्म हो जाता, मेरे और आपकी विशफुल थिंकिंग से नहीं ख़त्म होता। लेकिन ये इसके लिए अमली इक़दामात करने पड़ते हैं। मेरा नहीं ख़्याल कि ना गाज़ा में अभी तशद्दुद ख़त्म होगा, ना हिंदुस्तान में, बल्कि बढ़ेगा। अकबर हुसैन लाहौर से, कहते हैं अगर बांग्लादेश हमारे साथ दोबारा इल्हाक़ करे, जैसे कतर में था, तो कुछ गलतफ़हमियों की वजह से अलग हुआ था, तो फिर वो एटमी ताकत कहलाएगा। दूसरा, भारत उसको परेशान नहीं करेगा। दूसरा, अफ़गानिस्तान के साथ हमारी तिजारत होती है, मेडिसिन वगैरह जाती है, तो फिर ये हमारे साथ क्यों हालात ख़राब करते हैं? नहीं, बांग्लादेश को बांग्लादेश रहने दें और बांग्लादेश एक आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क है एंड वी रिस्पेक्ट देयर सॉवरेनिटी। इंडिया डज़ नॉट, क्योंकि इसीलिए इंडिया इसमें इतना ज़्यादा इंटरफेयर करता है उनमें, और बांग्लादेश के साथ हम हैं इंशाअल्लाह और वो हमारी वजह से एटमी ताकत ही रहेगा, कोई इसमें दो राय नहीं है। लेकिन मेरा ख़्याल है कि ये अफ़गानिस्तान का जहाँ तक आप सवाल पूछ रहे हैं, तो उनकी तारीख़ भरी है। ये तो पैसों के लिए कुछ भी कर लेते हैं। इनके मुतल्लिक तो मशहूर है, ये सौदे किस तरह से करते हैं पैसों के लिए। तो इधर से कुछ ₹100 दे तो उधर निकल जाएगा, उधर से ₹100 दे तो उधर निकल जाएगा, तो इनका तो दीन ईमान ही कोई नहीं है। माजिद रज़ा मंडी बहाउद्दीन से, इसमें कोई शक नहीं मरियम नवाज़ अच्छा काम कर रही हैं। इस दफ़ा उन्होंने ऐलान किया था मसीही लोगों को एक तनख्वाह बोनस में दी जाएगी, लेकिन क्रिसमस गुज़र गया, अभी तक कोई पैसे नहीं दिए गए। माजिद रज़ा, मेरी क्रिसमस टू यू एंड टू योर फैमिली। मैं आपका ये सवाल आ गया तो आई एम श्योर ये मरियम नवाज़ तक पहुँच जाएगा, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ उन्होंने कहा होगा कि जो सरकारी मुलाज़मीन हैं, उनको क्रिसमस का बोनस मिलेगा। हर एक को तो नहीं वो दे सकती, लेकिन अगर कोई कमी बेशी रह गई है तो आप ज़रूर मैसेज करिएगा, तो फिर मैं मरियम नवाज़ से तो मेरी कभी बात नहीं होती। हाँ, मैं मरियम औरंगज़ेब साहिबा को मैं आपका पैगाम पहुँचा दूँगा, लेकिन आप मुझे ज़रा क्लैरिफ़ाई कर दीजिएगा कि आप प्राइवेट
कैपेसिटी में कह रहे हैं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और फिर आपको नहीं मिली। जावेद रज़ा हैं शारजाह से कह रहे हैं, आपने कारकर्दगी में बात करते हुए कहा कि कराची की तबाही की ज़िम्मेदार पीपल्स पार्टी है। लेकिन अगर आप कराची आकर देखें तो आपको मालूम होगा, हमने एक सीवरेज लाइन डाली और उसमें किसी ने पाइप में रेत भर कर डाल दी। और ये सब काम एमक्यूएम ने खुद करवाया और गटर के ढक्कन गायब होने के पीछे भी एक तंजीम है। जावेद रज़ा, बात ये है कि लाहौर में और कराची में एक फ़र्क है और मैं हमेशा अपने कराची के दोस्तों को बताता हूँ। और मुस्तफ़ा कमाल हों, अनीस कायम खानी हों, रज़ा हारून हों या पीपल्स पार्टी वाले हों हमारे दोस्त, या सारे जब लाहौर आते हैं तो देखते हैं लाहौर में 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि आधे से ज़्यादा लाहौर जो है उसमें दूसरे शहरों के लोग आके सेटल्ड हैं। और जब ईद होती है तो आप देखें लाहौर बिल्कुल खाली हो जाता है, सड़कें भी सूनी हो जाती हैं क्योंकि लोग अपने-अपने घरों को गए होते हैं। लेकिन लाहौर में कभी ज़िक्र नहीं होता लसानियत के ऊपर या सूबाइयत के ऊपर कि ये पठान है, तो ये वो है, तो ये सराइकी है, ये सिंधी है, ये कश्मीरी है। जो लाहौर में है वो लाहौरी है। तो यहाँ पे हम फ़र्क नहीं करते। और दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि लाहौर की एक स्ट्रेंथ ये रही है कि जो मर्ज़ी वज़ीर आला हो जाए, शुआइब उस्मान बुज़दार के एक ऐसा बेशर्म आदमी था, इसको असर नहीं पड़ता था। लेकिन जो मर्ज़ी वज़ीर आला हो जाए, हम लोग जो है ना वो उसको लाहौर इग्नोर नहीं करने देते। तो अगर कराची वाले लोग एक हो जाएँ और कराची वाले लोग खड़े हो जाएँ, तो चाहे पीपल्स पार्टी हो या एमक्यूएम हो या कोई और जमात हो, वो कराची को एक लावारिस बच्चे की तरह नहीं छोड़ सकती। सिराजुल हक हैं केपीके से, आप सहाफ़ियों में पहले सहाफ़ी हो जिसका फैज़ हमीद से एक वक़्त में ऐसे वक़्त में इख्तिलाफ़ रहा और इसके खिलाफ़ खुलकर बोला जिस वक़्त फैज़ हमीद अपने आप को ज़मीनी खुदा मानते थे। और जो कुछ आप फैज़ हमीद के बारे में कहा करते थे वही सब कुछ हुआ। अब ये बताएँ कि क्या इमरान खान दोबारा इक़्तिदार में आ सकता है? दूसरा, आप तो पहले इमरान खान के बड़े फ़ैन थे, फिर इमरान खान से मुखालफ़त किस वजह से शुरू हुई? तीसरा, हमारे खैबर पख्तूनख्वा में 15 साल से ऐसे नाअहल लोग मुसल्लत हैं, सूबा तबाह हो गया। एस्टेब्लिशमेंट से गिला है, गवर्नमेंट को बदलती क्यों नहीं है? गवर्नर राज लगेगा कि नहीं? सिराजुल हक साहब, 5 सवाल हैं एक ही सवाल में। पहले आपका शुक्रिया कि आपने याद रखा कि मैंने फैज़ हमीद की उस वक़्त मुखालफ़त की थी जब वो डीजीआईएसआई था और बड़ी मैंने उसकी कीमत भी चुकाई, अपनी नौकरियों की सूरत में, अपने कामों की सूरत में। लेकिन अल्लाह का करम है, मैं यहीं पे हूँ और वो कहाँ पे है। अब जहाँ तक इमरान खान का मुस्तकबिल है, तो इमरान खान जो है वो उसका मुस्तकबिल उसके अपने हाथ में है अल्लाह के बाद। और इमरान खान अगर सही फ़ैसले करेगा दानिशमंदी और अक़ल से, जो उसके लिए बड़ी देर हो गई है, लेकिन अगर वो कर लेगा तो उसके लिए आसानी है और अगर वो नहीं करेगा तो मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। दूसरा ये है कि मेरे और इमरान खान के ज़ाती तनाज़ा जो है या ज़ाती इख्तिलाफ़ात जो हैं वो तो मेरे और उसके दरमियान ही हैं। ये मैं क्या पब्लिक करूँ? लेकिन मैं इतना समझता हूँ कि एक जो उससे उम्मीदें हमने लगाई हुई थी कि यार ये सच बोलेगा, ये करेगा, वो करेगा, तो वो सारी की सारी जो हैं हवा में यानी इवेपोरेट कर गई हैं, अब उसका क्या कह सकते हैं। तीसरा ये है कि एस्टेब्लिशमेंट से गिला मत करें। अगर आप 15 साल से हुकूमत आप लोगों की पीटीआई की है, केपीके में, अब इलेक्शन आएगा आप बदल दें, क्योंकि 15 साल से तो उन्होंने वहाँ कुछ नहीं किया। चौथा ये है कि मेरा नहीं ख्याल कि गवर्नर राज लगेगा, लगना नहीं चाहिए, वरना ये दोबारा विक्टिम कार्ड खेलना शुरू हो जाएँगे। नदीम सागर हैं गुजरांवाला से के कह रहे हैं कि जी हुकूमत इंग्लैंड अमेरिका से मतलूबा इश्तिहारी लाने की बात कर रही है। जो पहले से मतलूबा पनाह गज़ीन हैं केपीके के अंदर, उनको तो अपनी गिरफ्त में ले लें। लेना चाहिए बिल्कुल, लेकिन आपको पता है हमारा अदालती निज़ाम जो है उसमें से बहुत से लोग छुटे हुए हैं। तो मैं तो ये बिलीव करता हूँ कि जब तक लॉज़ ऑफ एविडेंस नहीं चेंज होंगे तब तक आप लोग जो मुजरिमान हैं वो कैफ़रे किरदार नहीं पहुँचेंगे। मोहम्मद एहतशाम है कराची से, एक बात आम है कि जनरल जब रिटायर हो जाते हैं तो मुल्क के बाहर शिफ्ट हो जाते हैं। अगर वक़्ती तौर पे वो घूमने जाता है उसका हक है, सिर्फ़ फ़ौज पे एतराज़ क्यों है? कोई जनरल बाहर रिटायर होके नहीं जाते, मैंने नहीं देखा, बहुत कम, शायद 1-2 दर्जनों में रिटायर होते हैं हर साल। लेकिन ये है कि ये जनरल्स लोगों को नज़र आते हैं और अगर अपनी फैमिली के साथ, जैसे बाजवा साहब को मैंने देखा है दुबई जाते हैं अपने पोते को मिलने या
اگر وہ بارسلونا چلے گئے تو لوگ اس کا بات کا پتنگڑ بنا لیتے ہیں. چند دن کی چھٹی کے لیے جا رہے ہیں, کوئی ایسی قیامت نہیں ہے اور کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. عامر ہے کینیڈا سے. میں ایک پاکستانی کینیڈین ہوں جو ٹورانٹو میں رہتا ہوں. پہلے یہاں پہ ارامکو اور افغانی پاکستانی جرنیلوں کو اور ہمارے بانی قائد اعظم کے خلاف نفرت انگیز ویڈیوز پوسٹ کر رہے تھے. اب بہت سے لوگوں نے پاکستان سے افغانوں کو ڈپورٹ کرنے کے خلاف ریلیز میں بھی حصہ لیا. برائے مہربانی میرا یہ پیغام اعلیٰ حکام جیسے وزیر اعلیٰ, وزیر خارجہ, وزیر جنرل عاصم منیر کو پہنچائیں کہ ان کے پاکستانی پاسپورٹ فوری طور پہ دنیا بھر میں منسوخ کر دیں. بالکل ہونے چاہیے, نہ صرف پاسپورٹ بلکہ آئی ڈی کارڈ بھی, اور ان کے نائکاپ وغیرہ بھی کینسل ہونے چاہیے. میں آپ سے اگری کرتا ہوں اس پہ. مرید عباس ہے سندھ سے. موجودہ مہنگائی میں پیٹ پالنا بڑا مشکل ہے. کسی مل میں کام کرتے ہیں تو 25,000 تنخواہ ملتی ہے. گورنمنٹ آف پاکستان کی 35 سے 40 مقرر کی گئی ہے. اس پہ عمل کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ ہمارا لیبر ڈپارٹمنٹ انکمپیٹنٹ ہے یا کرپٹ ہے, اور دوسرا اس کی کیپیسٹی بھی نہیں ہے. اور اب چھوڑ دیں فیکٹریوں کو, تو ہم اپنے گھروں میں جب شروع کرتے ہیں تو اب اپنے گھروں میں ہم کتنے دے رہے ہیں پیسے لوگوں کو. میرا خیال ہے کہ وی آر آلسو کلپریٹس. وی ڈو ناٹ پے آر ڈومیسٹک سرونٹس ویل انف, اینڈ ان کو کوئی چھٹی کا بھی اس طرح سے ان کا نظام نہیں ہے. اور پھر ہم ان سے صبح سے لے کے رات تک اور رات سے صبح تک ہم ان کو چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے کھڑے رہیں, بالکل ہر دفعہ ہر کام صحیح کریں. تو ایز اے نیشن وی آر سلیو ڈرائیورز. تو یہ ہمیں اپنی سوچ بدلنی پڑے گی, تب ہم حکام کو بھی کہہ سکتے ہیں. حبیب اللہ وٹو ہیں باول نگر سے. آپ نے کاشتکاروں کے بارے میں کوئی وی لاگ نہیں کیا. اور بھائی با کیا بات کر رہے ہیں یار, میرے علاوہ کس نے کیا کاشتکاروں پہ, ایگریکلچر کے اوپر, زراعت کے اوپر؟ تو میں نے درجنوں پروگرام کیے ہیں اور وی لاگز بھی بہت کیے ہیں. تو ذرا پلیز ریکارڈ صحیح کر لیں. انعام علی خان ہے نیدرلینڈ سے. پی آئی اے کی ذاتی پراپرٹی یا ایمسٹرڈیم میں ہے. پی آئی اے کا مین آفس جو ہے وہ ایمسٹرڈیم میں ایک ہے, خالی پڑا ہے. اس کی قیمت 4-5 ملین یورو ہے. پی آئی اے کا ذاتی بنگلہ بھی خریدا ہوا ہے جو مینیجر کے لیے ہے. بلا 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 مانا. اب یہ ایک صاحب کی انہوں نے برائیاں لکھی ہوئی ہیں, میں نام نہیں لے رہا جان بوجھ کے کیونکہ میں جانتا نہیں ہوں. آپ ایمبیسی پاکستان کے نمبرز پہ ان کی خبریں لیں, بے دخل کریں, ان سے خالی کرائیں پی آئی اے کی پراپرٹیز. ہو سکتا ہے تو پی آئی اے ایمسٹرڈیم سے شروع کریں. بات یہ ہے کہ پی آئی اے اب بک چکی ہے, یہ کہانی ختم. پی آئی اے بک چکی ہے. ایک کنسورشیم نے جس کی سربراہی عارف حبیب کر رہے ہیں, انہوں نے لے لی ہے. اور کیا کہتے ہیں کہ اب وہ ایک اس کی کرنے دھرنے کا سارا وہی رسپانسبل ہے. اور عارف حبیب ایک بڑے قابل اور مایہ ناز بزنس مین ہیں. ان کے ساتھ پورے گروپ میں جو لوگ ہیں وہ انتہائی قابل لوگ ہیں اور مایہ ناز لوگ ہیں. یہ گروپ جو بھی فیصلے کرے گا صحیح کرے گا. اگر کوئی پراپرٹی ہے پی آئی اے کی وہاں پہ تو وہ ان کی ہو گئی, ورنہ گورنمنٹ نے کافی پراپرٹیز کو پہلے ڈسلوکیٹ بھی کر لیا تھا اور الگ بھی کر لیا تھا, جیسے روزویلٹ ہوٹل وغیرہ ہے وہ نہیں بیچا ساتھ انہوں نے. اور آئی ایم شیور عارف حبیب صاحب یہ سن رہے ہوں گے. میں ان سے بات ہوگی تو ان کو کہہ دوں گا کہ ایمسٹرڈیم کے روٹ کو ایک دفعہ ریکنسیڈر کریں. آپ لوگ سوال بھیجتے ہیں, اچھا لگتا ہے. آپ لوگوں کی وجہ سے مجھے بھی پتہ چلتا رہتا ہے کہ آپ لوگوں کی کیا تھاٹس ہیں. اس چینل کو سبسکرائب کریے گا, بیل آئیکن کو پریس کریے گا. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.